हाँ जी। तो हमारा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन चल रहा था, तो इसके बचे हुए 2 सेक्शंस की और बात कर लेते हैं फटाफट से। सेक्शन नंबर 58 एंड सेक्शन नंबर 59। तो 58 बेसिकली क्या बात करता है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। मतलब क्या हुआ कि हमने अभी तक के पिछले सेक्शनों में क्या देखा कि इन्होंने अपना जो भी इंटीमेशन, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करने थे वो क्रिएट किया आपस में, और जो भी उसकी टाइम ड्यूरेशन के रूल्स थे वो सारे फॉलो करते हुए इंटीमेट कर दिया या डिलीवर कर दिया किसको, कंपनी को। अब कंपनी क्या कर रही है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आई उसको रिफ्यूज कर रही है, कह दीजिए हम नहीं कर रहे। तो रिफ्यूजल होगा तो उसको लेके क्या सिनेरियो है, और रिफ्यूजल होने के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं आपके, वो क्या उसको अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अपील ऑब्वियसली बात है कहां करेंगे, ट्राइब्यूनल में करेंगे। तो अपील करने को लेके क्या प्रोविजन है, क्या ड्यूरेशंस है, क्या आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, तो उसको लेके पूरा पूरा सेक्शन नंबर 58 आपका है। ठीक है। तो सबसे सेक्शन 58 में सबसे पहली बात आती है प्राइवेट कंपनीज को लेके, कि जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो रिफ्यूज करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी अगर रिफ्यूज करती है किस ग्राउंड पे कर सकती है, तो हमने देखा था पिछले सेक्शन बात, पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि जो पब्लिक कंपनी उनके शेयर्स तो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, आराम से वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उसमें डिपेंड करता है कि उनके आर्टिकल्स में किस तरीके के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर करने होते हैं या ट्रांसमिशन का सिनेरियो चलता है। तो अगर आपके आर्टिकल या किसी और रीजन से, कुछ भी कारण से अगर प्राइवेट कंपनी रिफ्यूज करती है, तो वो क्या करेगी, वो इंटीमेट करेगी किसको, ट्रांसफर को भी और ट्रांसफरी को भी। ट्रांसफरी को किस केस में, इन केस ऑफ ट्रांसफर। और दूसरा कौन आएगा आपका, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किस केस में, ट्रांसमिशन के केस में। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी इंटीमेट किया जाएगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से, जिस दिन उन्होंने वो डिलीवर किया था अपने डॉक्यूमेंट, अपना एप्लीकेशन डिलीवर किया था, या जिस दिन इंटीमेशन आपको दी थी इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। तो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी एक नोटिस भेजेगी दोनों तीनों लोगों के बाद, दोनों मतलब ट्रांसफरी के पास भी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी, कि भैया हम इसको रिफ्यूज कर रहे हैं। उनको डिलीवर कर देना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ये आपका कहता है 58 का सबसेक्शन 1। नाउ सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 बस ये बात बताता है कि भैया पब्लिक केस, कंपनी की केस में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, इसको लेके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको इसने क्लैरिफाई कर दिया बस यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 44 जो है वो इसके ऊपर और आपको कंफर्मेशन देता है। सेक्शन 44 के अंदर ये चीज अलग से भी मेंशन है कि जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ना इसको रिपीट किया गया बस एक्सट्रैक्ट के अंदर, कि एक्सट्रैक्ट उठा के डाल दिया गया 58(1) और 58(2) का जो सेक्शन है उसका एक्सट्रैक्ट है। तो वही चीजें लिखी है, बट एज सच बस आपके सेक्शन की लैंग्वेज में लिखी हुई है। फिर जो ये 2 पॉइंट था, इसका प्रोविजन और क्या आता है कि जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं शेयर्स ट्रांसफर की करने के वक्त, तो जो भी ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या अरेंजमेंट्स हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही इन्फोर्सेबल होंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी रूल्स थे वो सारे के सारे इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। वो एक तरीके का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है ना। अब बात आती है कि भैया आपने रिफ्यूज तो कर दिया, रिफ्यूज किसने कर दिया, प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। पब्लिक कंपनी की भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन पब्लिक कंपनी भी रिफ्यूज कर सकती है विदाउट एनी ग्राउंड। मतलब कोई ग्राउंड नहीं है, ये हम नहीं कर रहे, मतलब रिफ्यूज कर सकती है। कहने का मतलब जो आपकी एप्लीकेशन गई पब्लिक कंपनी ऑल्दो फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट सेक्शन कहता है इन केस उनके मन में कोई दिक्कत थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, या कोई कंप्लायंसेस पूरे नहीं थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, आपको लगता है पूरे थे, कुछ भी ऐसी आपके बीच में मतलब मतभेद चल रही है, उसको लेकर रिफ्यूज कर दिया गया, तो उस केस में अपील किया जा सकता है। अपील कौन करेगा, ट्रांसफरी करेगा। ट्रांसफरी मतलब जिसको शेयर्स मिले हैं, ठीक है। तो उसने अपील करना है। अब अपील करने की ड्यूरेशन आएगी आपकी, क्या ड्यूरेशन है कि अगर आपको नोटिस दिया गया है तो आपको नोटिस मिलने की डेट से 30 दिन के अंदर अपील कर देना है। इन केस आपको नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला तो आप वेट कर रहे थे, कितने दिन का वेट कर रहे थे, 1 महीने का। याद है आपको कि आप नॉर्मली एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसके 1 महीने के अंदर आपको फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट मिल जानी चाहिए। किसको, ट्रांसफरी को। ट्रांसफरी ने आराम से वेट किया, नोटिस को आया नहीं, वो सोचा कि आई जाएगा शेयर, 1 महीने तक वेट किया। उसके बाद उसको पता लगा जी इन्होंने भेजा नहीं, जब उसको पता लगा तो उसको जानकारी मिली कि कंपनी ने नोटिस तो दिया नहीं बट उसने रिफ्यूज कर दिया है। तो इसलिए यहां पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है कि इन केस अगर आपको नोटिस रिसीव नहीं हुआ, आपको नोटिस रिसीव नहीं हुआ तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी भैया क्या चल रहा है, इसके पीछे रिफ्यूज हुआ, एक्सेप्ट हुआ, नहीं पता आपको। तो उस केस में आपको 60 डेज की मोहलत मिलती है अपील करने की। 30 डेज इन केस आपको नोटिस सर्व हो गया है कि रिफ्यूज कर दिया गया, तो रिफ्यूज की नोटिस जब आ जाएगी वहां से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो टू दी ट्राइब्यूनल। और अगर आपको नोटिस रिसीव नहीं हुआ तो उस केस में आपको टाइम मिलेगा 60 डेज का, कि 60 डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो ट्राइब्यूनल की। ये तो बात हुई प्राइवेट कंपनी के केस में। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के केस में आपको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिल जाता है। मतलब क्या हुआ, पब्लिक कंपनी में भी सेम सिनेरियो की पब्लिक कंपनी अगर रिफ्यूज करना चाहेगी तो जब आपने उनको इंटीमेट किया था या जब उनको आपने डिलीवर किया था, जब आपके पास फाइलिंग की थी, उसके 30 दिन के अंदर तो उनको रिफ्यूज कर देना है। इन केस उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, आपको इन्फॉर्म नहीं किया या फिर आपको इन्फॉर्म किया, दोनों सिनेरियो आएंगे। नंबर 1, अगर उन्होंने मतलब आपका जो
अपने एप्लीकेशन दी थी उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और रिफ्यूज करने का नोटिस आपको भेज चुके हैं। तो नोटिस भेज चुके हैं तो उसके बाद नोटिस की डेट से लेकर आपके पास अगेन 60 डेज का टाइम होता है, और अगर उन्होंने नोटिस नहीं भेजा है तो उस केस में आपके पास 90 डेज का टाइम होता है। मतलब पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां पे 30 दिन 60 दिन है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम है, मतलब यहाँ पे 60 डेज और 90 डेज है। नोटिस आपको मिला तो वहां से 60 डेज जोड़ लो, अगर नोटिस नहीं मिला तो 90 डेज आपको जिस दिन आपने डिलीवर किया था वहां से लेके, क्योंकि एक महीना तो आपका लैप्स हो जाता है इंतजार में कि आपको शेयर सर्टिफिकेट फ्रेश इशू होके आएगा आपके नाम पे। तो ट्रांसफरी वहां पे भी अपील कर सकता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी टू दी ट्राइब्यूनल। नाउ अब बात आती है ट्राइब्यूनल की। जी ट्राइब्यूनल के पास अपील पहुंच गया, पहले रिफ्यूजल की डेट्स आ गए, ट्राइब्यूनल के पास अपील करने की डेट्स आ गई। अब बात आती है कि ट्राइब्यूनल क्या करेगा। तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, वो वैसी बात है या तो आपकी अपील जो थी उसको डिसमिस कर देगा, उसको ग्राउंड ऐसे लगते हैं तो ट्राइब्यूनल चाहे तो आपकी अपील को डिसमिस भी कर सकता है। नंबर 2, डिसमिस नहीं किया, सपोज आपकी फेवर में, तो आपकी फेवर में तो क्या होगा, वो कंपनी को डायरेक्शन देगा कि भैया ये जो ट्रांसमिशन या ट्रांसफर जो भी हुआ है इसको रजिस्टर करो। रजिस्टर करो मतलब अपनी मेंबरशिप की जो रजिस्टर है आपकी उसके अंदर इसकी एंट्री करो, और कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, जब आपको ऑर्डर दिया गया उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको फिर उसको रजिस्टर कर लेना है, आपको फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट इशू करके दे देना है। साथ ही में वो क्या कर सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है तो वो आपको 59 में जानने को मिलेगा। रेक्टिफिकेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि किसी का नाम एंटर करना था आपने नहीं किया, किसी का नाम डिलीट करना था आपने नहीं किया। ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि सपोज करें जिसकी डेथ हो गई है तो उसका डिलीट भी करना पड़ेगा, या जिसने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं तो जो ट्रांसफर है उसका नाम डिलीट भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरह की गलती हो सकती है कि जिसको एडिशन करना था एडिशन नहीं किया, जिसको ओमिशन करना था उसको ओमिशन नहीं किया। तो अगर कुछ भी इस टाइप की रेक्टिफिकेशन है तो उसके भी आपको ऑर्डर आएंगे कि भैया रेक्टिफिकेशन करनी है आपको। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर किसी भी पार्टी का कोई डैमेजेस हुए हैं और उसके लिए अगर क्लेम कर रहा है तो वो डैमेजेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। किसको पे करने पड़ेंगे, कंपनी को। किसी भी एग्री पार्टी को अगर कोई भी डैमेज हुआ है इस पूरे सिनेरियो के दौरान तो वो उस डैमेज को पे करने का ऑर्डर भी ट्राइब्यूनल कर सकती है। अब ये तीन पार्ट आपके खत्म हुए। नंबर 1 रिफ्यूजल हुआ, नंबर 2 अपील हुआ, नंबर 3 ट्राइब्यूनल के ऑर्डर आ गए। अब चौथी बात आती है कि भैया ट्राइब्यूनल के ऑर्डर तो आ गए लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेनल्टी प्रोविजन आएंगे। पेनल्टी प्रोविजन बेसिकली क्या है, तो इंप्रिजनमेंट की बात करें तो 1 साल से लेके 3 साल, अगेन बीच में क्या आएगा आपका एंड। फाइन की बात करें 1 लाख से लेके 5 लाख, दोनों चीजें लगेंगी उन सभी व्यक्ति के ऊपर जो भी इसको फॉलो नहीं करेंगे, कॉन्ट्रावीन करेंगे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर। तो ये 58 का पूरा समअप आ जाता है, दैट ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 58। मतलब रिफ्यूजल, अपील, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर और उसके कॉन्ट्रावेंशन, इतनी सी बात है। दोनों को बड़े प्यार तरीके से बताया गया, फटाफट से देख लेते हैं एक बार दोबारा से। प्राइवेट कंपनी की बात करें, सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद रीजन, नोटिस देना पड़ेगा विद रीजन के साथ। अपील कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को 30 से 60 दिन, एज द केस में भी कि आपको नोटिस मिला या नहीं मिला। पब्लिक कंपनी की बात करें तो कांट रिफ्यूज विदाउट सफिशिएंट कॉज, पब्लिक कंपनी रिफ्यूज नहीं कर सकती क्योंकि फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। बट अगर कोई सफिशिएंट कॉज है, मतलब कुछ भी उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है आपकी एप्लीकेशन के अंदर या कोई और सिनेरियो है, तो उस कॉज के साथ साथ वो चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकती है। फिर अपील का सिनेरियो आएगा, अपील के लिए हमें टाइम ज्यादा मिलता है, 60 डेज और 90 डेज, नोटिस मिला या नहीं मिला एज द केस में भी। फिर ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, तो ट्राइब्यूनल या तो डिस्मिस कर सकता है या तो ऑर्डर करेगा किस चीज का, कि भैया ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर दो नहीं बोल सकते, इसको ज्यादा अच्छा है कि रजिस्टर कर दो ये बोलेगा, क्योंकि ट्रांसफर ट्रांसमिशन दोनों सिनेरियो के अंदर रजिस्टर कर दिया जाए उसको ये कह सकता है 10 दिन के अंदर अंदर। दूसरी बात कि रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर भी वो ऑर्डर कर सकता है, और अलॉन्ग विद अगर डैमेजेस पे करने की बात होगी तो उसके लिए भी ऑर्डर किए जा सकते हैं अगर कोई भी एग्री पार्टी है तो। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो फाइन, इंप्रिजनमेंट दोनों के दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 58। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 59 जो कि बात करेगा सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। रेक्टिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया कि भैया ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हो गई थी, उसके बाद रेक्टिफिकेशन करना है। कहां पे करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर जो कि कंपनी मेंटेन करती है, कंपनी मेंटेन करती है एक रजिस्टर ऑफ मेंबर जहां पे की सभी की रिकॉर्डिंग प्रॉपर की जाती है, जो एडिशन डिलीशन हो रहा है वो प्रॉपर चल रहा होता है। उसके अंदर रेक्टिफिकेशन के ऊपर आती है बात, तो उसके ऊपर लगता है आपका सेक्शन नंबर 59। अब रेक्टिफिकेशन की बेसिकली क्या बात है, तो रेक्टिफिकेशन में सिंपली क्या हो सकता है, या तो वो चीज हो नहीं रही या तो वो डिले है, मतलब कि होगी, कंपनी मना नहीं कर रही लेकिन उसके अंदर डिले चल रहा है। तो इन दोनों सिनेरियो के अंदर जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब जिसका भी नुकसान यहाँ पे हो रहा है, या फिर कोई मेंबर कह लो कंपनी का, या फिर कंपनी खुद चाहे तो अपील कर सकती है किसको, ट्राइब्यूनल को। मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि एंटर करने में डिले किया जा रहा है, या अगर किसी को डिलीट करना है तो वो नहीं किया जा रहा है, या इन सारे सिनेरियो के अंदर कोई भी अननेसेसरी डिले की जा रही है, तो उस केस में एग्रीड पर्सन, एनी मेंबर ऑफ कंपनी या फिर खुद कंपनी जो है वो अपील कर सकती है किसको, ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल के साथ साथ वो कोर्ट को भी अपील करेगी इन केस की अगर कोई ऐसा उसके अंदर शेयर होल्डर है जो कि फॉरेनर है, मतलब फॉरेनर मेंबर की अगर केस होगा तो उस केस में हमें कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया होगा उनको अपील की जाएगी, और फिर वो उसके ऊपर जो भी ऑर्डर होगा वो देंगे रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। मतलब कि विद इन इंडिया की बात करें तो ट्राइब्यूनल को अपील किया जाएगा, अगर आउटसाइड इंडिया का केस है, फॉरेनर्स कोई मेंबर है, तो उस केस में आपको कोर्ट आउटसाइड इंडिया होगा उनको अपील की जाएगी। अपील करने के लिए 3 लोग हैं, एग्रीड
पर्सन, मेंबर या फिर कंपनी खुद। नाउ फिर अगेन वही बात आएगी कि भैया ऑर्डर आएगा ट्राइब्यूनल का, सेम टू सेम चलेगा 58 की तरह, कि ट्राइब्यूनल क्या कर सकती है, तो डिसमिस कर सकती है, तो ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कंपनी को कि भैया रजिस्टर करो, कितने दिन के अंदर करो, 10 दिन के अंदर करो, और जो रेक्टिफिकेशन वगैरह जो भी करने की आवश्यकता है वो आपको करनी होगी, उस चीज की डायरेक्शन दी जाएगी। अलॉन्ग विद दैट अगर किसी भी पर्सन को कोई डैमेजेस हुआ है, कोई भी एग्रीड पार्टी है, तो उसके डैमेजेस पे करने की ऑर्डर भी कर सकता है हमारा ट्राइब्यूनल। नाउ अब ये क्या कहता है कि साथ में कि ये प्रोविजन जो है हमारे इस सेक्शन का, ये साथ में किसी भी राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। राइट टू रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करें कोई मेंबर था, वो जा चुका है, ठीक है, उसने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, कोई नया मेंबर है वो आ चुका है, तो उसके जो राइट्स हैं वो राइट्स रहेंगे। मतलब क्या है कि नया मेंबर बन चुका है लेकिन उसकी रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री नहीं हुई, शेयर होल्डर वो है, शेयर उसके पास है, क्योंकि जो किसी ने ट्रांसफर किया था वो शेयर उसके पास आ गया, ऑटोमेटिकली आ गए, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो उस केस में क्या वो अपने मेंबरशिप के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है? क्या वो वोट कर सकता है? सिंपली पूछा जाए तो क्या वो वोट कर सकता है? ऑल्दो रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसकी एंट्री नहीं है, उसमें उसका दोष नहीं है, कंपनी का दोष है, और उसके लिए ट्राइब्यूनल के पास केस चल रहा है, तो क्या वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है? तो जी बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकता है। ये प्रोविजन कहता है कि किसी की भी राइट को, किसी भी मेंबर के राइट को या होल्डर के राइट को ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो प्रॉपर्ली उसको एक्सरसाइज कर सकता है, अनलेस अदरवाइज की ट्राइब्यूनल ने उसको खुद से रोका हो। मतलब कि आपका केस कुछ ऐसा चल रहा है जहां पे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं, तो उस केस में अगर ट्राइब्यूनल खुद से ऑर्डर कर देगी भैया ये मेंबर्स जो है इनके राइट एक्सरसाइज नहीं किए जाएंगे, तो राइट रोके जा सकते हैं। बट इन जनरल सिनेरियो में उनके राइट को लेके कोई इश्यू नहीं आता, उनके राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। फिर बात आती है कि सपोज करें कोई कॉन्ट्रावेंशन चल रही है, किसी भी प्रोविजंस वगैरह को फॉलो नहीं किए जा रहे हैं किसी और एक्ट का, मतलब इस एक्ट की तो बात चल ही रही है, इसके अलावा कोई और एक्ट की भी अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन चल रही है, कोई और एक्ट का मतलब कि सेबी की कॉन्ट्रावेंशन है, एससीआरए की कॉन्ट्रावेंशन है, आरबीआई की कॉन्ट्रावेंशन है, कोई भी ऐसी कॉन्ट्रावेंशन है, तो उस केस में भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भैया ट्राइब्यूनल के पास पहले एप्लीकेशन आएगा कि सर जी ये एक्ट की जो और चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, अदरवाइज और एक्टों की भी कई सारी चीजों के अंदर कॉन्ट्रावेंशन चल रही है, तो अगेन फिर क्या किया जाएगा कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि भैया जितने भी कॉन्ट्रावेंशन किए उन सबको रेक्टिफाई करो, उन सबको ठीक करो, आप उस चीज का ऑर्डर ट्राइब्यूनल कर सकता है। डिफॉल्ट की बात आती है कि अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, तो 59 का डिफॉल्ट है, 58 का डिफॉल्ट हमने अलग देखा था, 59 का डिफॉल्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, कंपनी की बात करें तो फाइन लगेगा, फाइन कितना, 1 लाख से 5 लाख। ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे इंप्रिजनमेंट है जो कि मैक्सिमम जा सकता है कितना, 1 साल तक। फाइन है जो कि 1 लाख से जाके 3 लाख के बीच में आपका फॉल करेगा, और बोथ, यहाँ पे एंड वाला सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे बोथ वाला सिनेरियो है, मतलब कि इंप्रिजनमेंट अलग, फाइन अलग, और बोथ का अलग, तीनों के बीच में क्या है आपका और, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात हो गई डिफॉल्ट की। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 58, 59, 59 की अगर सिंपली बात करें तो कुछ खास नहीं है, बस ये रेक्टिफिकेशन की बात करता है कि रेक्टिफिकेशन है तो उसके लिए अपील किया जाएगा, और सिंपली ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर कर देगा, कुछ ऐसी खास चीज नहीं है। 10 डेज का एक प्रोविजन है जो आपको टर्म के अकॉर्डिंग याद रखना जरूरी है, जो कि आपकी केस स्टडी या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह में या एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 सेक्शन। तो आपका ये पूरा एक सिनेरियो जो होता है वो पूरा रैप अप हो गया, जो कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन की बात करता था।